दोस्तों नमस्कार। बोधि से विचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमारी महान सभ्यता और संस्कृति विश्व में आज भी जानी और पहचानी जाती है, लेकिन आखिर भारत में ही क्यों इस सभ्यता का ह्रास हुआ है? इस सभ्यता के मानने वाले लोगों की कमी क्यों आई, जबकि विदेशों में इस सभ्यता को मानने वाले बहुत लोग हैं और यहाँ तक कि 28 देश हैं जो इस सभ्यता को मानते हैं। ये जो सम्यक सभ्यता हमारी मूल सभ्यता थी, वो 7वीं शताब्दी तक, हर्षवर्धन के काल तक खूब फली फूली और लोग इस सभ्यता का जो भी नियम व जो भी होते थे उसका वो आचरण करते थे। इस सभ्यता का अगर ह्रास हुआ है तो इसका कोई कारण जरूर रहा होगा, और ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ विदेशी हमारी सभ्यता में घर कर गए या सभ्यता के अंदर आए, घुसपैठ किया और हमारे पूर्वज उन घुसपैठियों को पहचान नहीं पाए। ऐसा ही हुआ होगा, या फिर इन घुसपैठियों के साथ हमारे ही कुछ लोगों ने मित्रता इनसे की होगी, या फिर उनकी कोई मजबूरी रही होगी। तथागत के जो कलाम सूत्र में तथागत ने कहा है कि किसी भी बात को केवल इसलिए स्वीकार नहीं करना चाहिए क्योंकि वह परंपरा या अफवाह या किसी गुरु ने कहा है या किसी धर्म ग्रंथ में लिखा है, बल्कि व्यक्ति को स्वयं अपने अनुभव और तर्क शक्ति के माध्यम से उसे जांचना चाहिए, परखना चाहिए और ये भी विचार करना चाहिए कि जो बात कही गई है या बताई गई है वह लोक हित में है, समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुखदायी है और तर्क शक्ति के आधार पर सत्य है, तभी उसे स्वीकार करना चाहिए। मुख्य रूप से कहें तो अंधविश्वास का खंडन पर जैसे किसी बात को केवल इसलिए न माने कि वह परंपरा से चली आ रही है। आज भी लोग कहते हैं कि ये चीज़ें जो है परंपरागत हमारे पूर्वज करते थे, उसी के साथ मैं भी कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वो परंपरा के अनुसार जो है चलते आ रहे हैं, मानते आ रहे हैं, लेकिन किसी की बात को स्वयं परखना चाहिए, तभी स्वीकार करना चाहिए। कोई चीज़ परंपरा से आ रही है तो वो तर्क शक्ति के आधार पर हमें परखना चाहिए कि वास्तव में जो चीज़ आ रही है वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए हितकर है या केवल गुरु के कहने पर, या इसलिए कि वो बात अपने आपके अपने विश्वासों के अनुकूल है। यदि कोई बात है और यदि किसी ने कहा है और आप ये समझ रहे हैं कि ये मेरे अनुकूल है तो इसे हमें मानना चाहिए, तो नहीं, बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। अनुकूल यदि वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुकूल है और तर्क संगत के आधार पर सच दिखाई देती है, सच पाई जाती है, तभी उसे मानना चाहिए। अगर वो सबके अनुकूल नहीं है तो बिल्कुल नहीं मानना चाहिए, और इसे आपको स्वयं तय करना होगा कि क्या वह तर्क संगत है और सभी के लिए हितकर है। बस यही बातें हैं।
धीरे-धीरे हम जो तथागत बुद्ध ने कहा था वो भूलते गए। और जब हम भूलते गए होंगे तो तमाम इसका फ़ायदा उठाने वाले षड्यंत्रकारी अपना षड्यंत्र करना प्रारंभ कर दिया होगा। उसी का परिणाम हुआ कि आज भारत के मूल निवासी या बहुजन पाखंड और अंधविश्वास के जाल में फंस गए। फिर इनके साथ वर्ण भेद, जाति भेद करके इन्हें नीचे दिखाया गया और तमाम धर्म ग्रंथों में लिख करके पाखंड और अंधविश्वास जैसी कथा कहानियों के द्वारा अपने आप को श्रेष्ठ बता करके अतार्किक ढंग से श्रेष्ठता की पुष्टि इन कथा कहानियों के द्वारा की गई। पराशर स्मृति में भी इसलिए पराशर लिखते हैं कि मनु ने ये जो नास्तिक थे, जो भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो नास्तिक है, तो इन नास्तिकों के लिए जो मनु ने लिखा है वो उनके विरुद्ध ही लिखा है। परंतु सच्चाई ये है कि कोई मनु महाराज का जन्म स्थान, माता पिता का नाम आदि ये प्रमाण आज तक नहीं दिखाया है, इसे दिखाना चाहिए। जैसे सम्यक सभ्यता के उस समय के जो राजा थे वो शिलालेखों पे लिखवाया करते थे। अशोक सम्राट बहुत सारे शिलालेख लिखवाए। अगर कोई मनु महाराज थे तो इनकी चर्चा जरूर होती, लेकिन मैं कहता हूं कि उन पाखंडियों को अगर मनु का कोई प्रूफ है, मनु का कोई साक्ष्य मिला है आज तक, तो उसे दिखाना चाहिए। ब्राह्मणों का के जो धर्म ग्रंथ है, इनका लेखन का कार्य जो वो कागज के पन्नों पर ही रहा है और इनके प्रमाण शिलालेखों में नहीं मिलते हैं। इसलिए ये कैसे कहा जा सकता है कि मनु कोई ईसा पूर्व थे, क्योंकि अगर होते या उनकी कोई सभ्यता होती तो उसका कोई न कोई प्रमाण अवश्य मिलता। अब इनका चूंकि लेखन का कार्य जो इनके धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं वो कागज के पन्नों पर लिखे गए हैं और ये कार्य करने वाला जो है वो महिदर और कुबट सायण यही लोग थे जो 13वीं और 14वीं शताब्दी तक ये चीज लिखी गई है, इन लोगों ने लिखा है। उसी का इन लोगों ने जो लिखा है तो ये नाम तो देते हैं कि कोई मनु थे या कोई शंकराचार्य थे या कोई और, इस तरह से ये तमाम ऐसे लोगों के नाम तो दे देते हैं, लेकिन उसके साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। आज मैं एक बात और बताऊंगा कि एक गुड़ी पड़वा एक अब त्योहार के रूप में, पर्व के रूप में लोग मनाने लगते हैं और मना रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? तो गुड़ी पड़वा का जो अर्थ है वो गुड़ी का अर्थ होता है एक किला, पड़वा का अर्थ होता है ध्वस्त होना। यानी एक किला का ध्वस्त होना, इसका मतलब है कि किसी राजा का राज्य को छीन लेना या ध्वस्त करना, नष्ट करना। इस पर्व जो है की शुरुआत 11 मार्च 1689 ईस्वी से ब्राह्मणों ने मनुस्मृति के नियमानुसार छत्रपति संभाजी महाराज की नाक, कान, चमड़ी हुए उनकी हत्या कर दी थी और उसके बाद उनके सिर को भाले में छेद करके उसमें लटका करके
अपने गांव में जुलूस निकाला था और फिर शाम को शक्कर सभी को बांट करके एक जश्न मनाया था, जिसका चित्र हम आपको दिखा रहे हैं। मृतक संभाजी के सिर को भाले से बांध करके इस संदेश दिया था कि आज से कोई भी स्वराज्य के लिए अगर आंदोलन करेगा तो उसके भी दशा इसी प्रकार से की जाएगी। लेकिन अज्ञानता के कारण आज हमारे बहुजन समाज के लोग इस पर्व को मान करके वो सहभागी बन जाते हैं और स्वयं इस त्यौहार को मनाने लग जाते हैं। ये एक देखा देखी में इस पर्व को मनाते हैं सभी। ये कारण ये है कि क्योंकि हमारे बहुजन समाज वो समझता नहीं है, अज्ञानता के कारण जो ब्राह्मण ने काम किए उसी पे वही काम वो भी करने लगते हैं, कॉपी करने लगते हैं, जबकि सच्चाई जानने का प्रयास नहीं करते। आज ब्राह्मण इसी गुड़ी पड़वा को आगे बढ़ाते हुए समस्त भारत में एक नए पर्व के रूप में दिखने लगा है। यानी संभाजी महाराज की हत्या करके शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित स्वराज को आज के ही दिन खत्म करते हुए एक नए रूप से पुनः ब्राह्मणी राज स्थापित किया था। आज भी हमारा बहुजन समाज ब्राह्मणों के और ब्राह्मणी परंपराओं के चंगुल से छुटकारा नहीं पा रहा है। अतार्किक बातों पर विश्वास कर अपना मान सम्मान सब कुछ खोता जा रहा है। यदि तथागत बुद्ध के कलाम सूत्र को जान लेते और तर्क करने की शिक्षा उन्हें मिल जाती तो उसे आज ये यश कीर्ति सम्मान सब कुछ प्राप्त हो गया होता। ये बहुजन समाज आखिर कब तक अपने हितों की अनदेखी करता रहेगा? हमारा कर्तव्य था सच्चाई से रूबरू करवाना, बाकी आचरण में लाना बहुजन समाज की प्रत्येक व्यक्ति का है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।